आज के वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी से चैप्टर 2 अर्थात मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर के आए हैं, जिसमें आपको नर और मादा जनन तंत्र को डिटेल से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। देखिए, जो मानव होता है, ये जो मानव होता है ये एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी होता है, एक लिंगी जंतु होता है, कहो चाहे कहो एक लिंगी प्राणी होता है। अब एक लिंगी का मतलब ये होता है कि नर अलग होता है और मादा अलग होती है। एक लिंगी जंतु क्या होते हैं? जिनमें नर अलग हो और मादा अलग हो। तो नर को क्या कहा जाता है? नर को पुरुष कहा जाता है। और मादा को क्या कहा जाता है? मादा को स्त्री कहा जाता है। मानव क्या है? एक लिंगी जंतु है और इसमें नर अलग और मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। तो नर को पुरुष कहा जाता है और मादा को स्त्री कहा जाता है। जैसे मानव है, तो मानव में मैंने बताया कि नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर से नर युग्मक मानव में क्या होता है? शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है और मादा युग्मक किसको कहते हैं? मादा युग्मक अंडाणु को कहा जाता है। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है और शुक्राणु अगुणित होता है। अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड। और अंडाणु भी अगुणित होता है। अगुणित का मतलब क्या है? हैप्लॉइड होता है। तो शुक्राणु भी अगुणित होता है और अंडाणु भी अगुणित होता है। अब शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है या टेस्टिस में होता है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो नर या पुरुष के वृषण में बनते हैं। और अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अंडाशय में या ओवरी में होता है, अंडाणु बनते हैं या ओवा का निर्माण होता है। आपको बता दें, ये जो शुक्राणु हैं ये वृषण में बन रहे हैं। तो वृषण क्या हुआ? वृषण हो गया प्राथमिक जनन अंग। वृषण क्या है? वृषण प्राथमिक जनन अंग हो गया। या प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होगा? वृषण होगा। गोनेट्स क्या होगा? वृषण होगा या टेस्टिस होगा, टेस्टिस। और ये पुरुष में हुआ। ऐसे स्त्री में क्या होगा? प्राथमिक लैंगिक अंग तो अंडाशय होता है, अंडाशय या ओवरी होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और वृषण से शुक्राणु बनते हैं, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अगर द्वितीयक लैंगिक अंग पूछे जाए, ये तो प्राथमिक लैंगिक अंग हो गए। द्वितीयक लैंगिक अंग, तो अगर पुरुषों की बात की जाए, पुरुष में द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होंगे? शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है और शिश्न है। शिश्न यानी पेनिस है। ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। ऐसे ही स्त्री की अगर बात की जाए तो स्त्री में द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होंगे? तो स्त्री में अंडवाहिनी है और इसी तरह से गर्भाशय है और योनि है या वैजिना जिसको कहा जाता है। ये सब द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। यहीं पर आपको बता दें, जो मानव होता है या जो मनुष्य होता है ये जरायुज प्राणी है। मनुष्य जरायुज प्राणी होता है। अब जरायुज का क्या अर्थ है? जरायुज यानी वाइवापरस एनिमल है। वाइवापरस ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज प्राणी कहा जाता है या वाइवापरस एनिमल कहा जाता है। चलिए इसमें मानव में लैंगिक द्विरूपता को समझा देते हैं कि मनुष्य या मानव में लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है लिंग के आधार पर नर और मादा को कैसे पहचाना जाए। तो स्त्री में स्तन विकसित होते हैं, पुरुष में अल्प विकसित होते हैं। ऐसे ही जो स्त्री होती है इसमें दाढ़ी व मूछ नहीं होती है, जबकि पुरुष में दाढ़ी भी होती है और मूछ भी होती है। दाढ़ी और मूछ पुरुष में पाए जाते हैं जबकि स्त्री में नहीं पाए जाते हैं। स्त्रियों की जो आवाज होती है वो पतली होती है जबकि पुरुषों की आवाज मोटी होती है। ऐसे ही स्त्रियों में मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र
पाया जाता है जबकि पुरुषों में नहीं पाया जाता है। इन लैंगिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है कि नर कौन है और मादा कौन है। चलिए अब स्त्री जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र को एक एक करके डिटेल से समझाते हैं। तो सबसे पहले स्त्री जनन तंत्र को डिटेल से समझाते हैं और इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, लिखना भी समझाएंगे। तो स्त्री जनन तंत्र का आपके सामने चित्र बना हुआ है और एक स्त्री जनन तंत्र में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, यहां पर तो बहुत सारे नाम लिखे हैं, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन से अंग आते हैं। एक तो हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय यानी कि ओवरी, नंबर 1 पर ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, यहां हम ओविडक्ट लिख सकते हैं, या अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। और तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा है, और तीसरा हो जाएगा गर्भाशय, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा योनि यानी कि वैजिना, ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें में सहायक ग्रंथियां लिखा जाता है, सहायक ग्रंथियां। अब एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए जो अंडाशय है या ओवरी है, स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं, देखिए एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते, 2 होते हैं मतलब एक जोड़ी होते हैं। और कहां पर होते हैं, तो उदर गुहा में, उदर गुहा में स्थित होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इनकी आकृति क्या होती है, तो बादाम की आकृति होती है, बादाम जैसे होते हैं, जैसे बादाम होते हैं बिल्कुल वैसे ही इनकी आकृति होती है। अगर इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात की जाए तो लगभग में ये जो ओवरी होती हैं, जो अंडाशय होते हैं, ये 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लगभग में 3 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, ये लगभग है, और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। अगर अंडाशय या ओवरी की बात की जाए तो लगभग में 3 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। और ये जो अंडाशय होते हैं, इन्हीं में अंडाणु बनते हैं, अंडाणुओं का निर्माण इसी अंडाशय में होता है। और कैसे, तो oogenesis के माध्यम से या अंडजनन के माध्यम से होता है। अगर आप oogenesis क्या है नहीं जानते हैं या अंडजनन क्या है नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, चित्र सहित समझाया गया है। और ये अंडाणुओं का निर्माण तो करता ही है, साथ ही साथ मादा हार्मोन का स्रावण भी करता है, मादा हार्मोन का स्रावण। और मादा हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 प्रमुख मादा हार्मोन हैं जो अंडाशय से स्रावित होते हैं या ओवरी से निकलते हैं। ये इतना लिखना रहेगा आपको अंडाशय में। फिर हेडिंग डालना अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी, ये देखिए, ये जो पतली सी नलिकाएं आप देख रहे हैं, ये अंडवाहिनी होती हैं, यानी दोनों अंडाशयों से पतली सी नलिकाएं जुड़ी होती हैं, या प्रत्येक अंडाशय से कह सकते हैं, प्रत्येक अंडाशय से लगभग में इनकी लंबाई अगर देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है या फैलोपियन नलिका कहा जाता है। और इसका एक सिरा जो चौड़ा वाला भाग होता है, इस चौड़े वाले भाग को एम्पुला कहते हैं। जो चौड़ा वाला भाग है अंडवाहिनी का, इसे एम्पुला कहा जाता है। और एम्पुला के आगे ये देखिए उंगली जैसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, जो उंगली जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, इन्हें फिम्ब्री कहा जाता है, फिम्ब्री कहते हैं, या झालर भी आप कह सकते हैं। और जब अंडाशय से अंडा निकलता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो यही झालर उस अंडे को पकड़कर अंडवाहिनी में कर लेती है। और आपको बता दें, अंडवाहिनी में ही अंडे का निषेचन होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है पूछा जाए तो अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका में ही अंडे का निषेचन होता है। और अंडवाहिनी का देखिए जो अंतिम सिरा है, ये यूट्रस में खुलता है या गर्भाशय में खुलता है। तो अब हेडिंग डालेंगे गर्भाशय। अंडवाहिनी में इतना लिखने के बाद में हेडिंग डालेंगे गर्भाशय। ये देखिए, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये गर्भाशय वाला भाग है। और ये कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार का होता है। जैसे नाशपाती होती है वैसे ही होता है, पेशीय रचना होती है, पेशीय रचना। नाशपाती क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखिए चौड़ा है, ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ कम चौड़ा होता है। और लगभग में देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 सेंटीमीटर लंबा होता है।
5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग में 3 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर लगभग में इसकी मोटाई होती है। और ऊपरी भाग मैंने पहले बताया चौड़ा होता है और नीचे का भाग सकरा होता है। ये जो सकरा वाला भाग है इसे सर्विक्स कहा जाता है। इस सकरे भाग को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स कहो चाहे ग्रीवा कहो, सकरे वाले भाग को सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है। और आपको बता दें जो गर्भाशय है इसी में, गर्भाशय में ही जो निषेचित अंडा होता है उसका वर्धन होता है। निषेचित अंडे का वर्धन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में ही होता है। डेवलपमेंट कहाँ होता है उसका? तो गर्भाशय में ही होता है। और फिर वही निषेचित अंडा धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है और फिर भ्रूण के बाद शिशु का विकास भी इसी गर्भाशय के अंदर ही होता है। तो इसका निचला भाग मैंने बताया सर्विक्स है और ये सर्विक्स वाला जो भाग होता है वो योनि में खुलता है या वेजिना में खुलता है। आप डालेंगे हेडिंग योनि या वेजिना। तो योनि या वेजिना क्या होती है? ये गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग होता है। जो अंतिम सकरा भाग है उसे ही योनि या वेजिना कहा जाता है। और ये पेशी युक्त होती है, पेशी युक्त होती है, थैलीनुमा संरचना होती है और लगभग में 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। 7.5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और यहीं से नर अपने शिश्न के द्वारा या पेनिस के द्वारा शुक्राणुओं को योनि में डालता है। इतना सारा लिखना होगा। और एक चीज लिख देंगे कि योनि का छिद्र ये बाहर की ओर खुलता है और इसी छिद्र के माध्यम से जो रजोधर्म होता है, रजोधर्म या मासिक धर्म जो होता है बाहर, उसका जो स्राव होता है वो बाहर निकलता है। और प्रसव के समय शिशु भी इसी के माध्यम से बाहर की ओर निकलता है। इतना लिख देंगे और फिर हिट डालेंगे सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स। अब सहायक ग्रंथियों में क्या लिखना होगा? तो स्त्री जनन तंत्र जो होता है इसमें सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, जो वेजिना होती है या जो योनि होती है, इसके मुख के इधर उधर यानी दोनों तरफ, इधर उधर का मतलब है दोनों तरफ 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। और ये बर्थोलिन ग्रंथियां एक स्राव निकालती हैं, एक द्रव निकालती हैं और यह स्राव लैंगिक उत्तेजना के समय शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है या शुक्राणुओं को आगे दौड़ाने का कार्य करता है। और आपको बता दें कि इससे निकला स्राव चिकनाहट भी प्रदान करता है ताकि शुक्राणु आसानी के साथ आगे दौड़ सकें। और फिर इसी के बाद एक तो ये हुआ बर्थोनियल ग्रंथियां और दूसरी सहायक ग्रंथि होती है पेरिनियल ग्रंथियां। पेरिनियल ग्रंथियां ये एक जोड़ी ये भी होती हैं और एक जोड़ी ये भी होती हैं। पेरिनियल ग्रंथियों से भी एक स्राव निकलता है और यह स्राव विशेष गंध पैदा करता है, विशेष गंध का निर्माण करता है। और यह गंध क्या करती है कि मैथुन के समय उत्तेजना प्रदान करती है। तो इस तरह से इतनी सारी हेडिंग डालकर इतना कुछ आपको लिखना होगा। और फिर अब नर जनन तंत्र को समझा देते हैं, फिर दोनों को कैसे लिखेंगे लिखना भी आपको समझाएंगे। देखिए जो एक नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र में मुख्य रूप से पहला तो वृषण है। कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? वृषण या टेस्टिस। और फिर इसके ऊपर देखिए ये चपटी नलिका जैसी संरचना होती है, इसे अधिवृषण कहा जाता है, ये अधिवृषण हो जाएगा। और फिर ये शुक्रवाहिनी हो जाएगी, शुक्रवाहिनी ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 पॉइंट हो गए। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये थैलीनुमा संरचनाएं हैं, इन्हें शुक्राशय कहा जाता है, ये शुक्राशय होते हैं। और शुक्राशय के बाद ये जो बेलनाकार संरचना आप देख रहे हैं ये शिश्न होता है, शिश्न या पेनिस कहा जाता है। तो शुक्राशय चौथा हो जाएगा, शिश्न या पेनिस 5वां हो जाएगा। और इसके बाद छठे स्थान पर सहायक ग्रंथियां लिख देंगे, सहायक ग्रंथियां। अब पहला देखिए जो वृषण है, वृषण को समझाते हैं। तो देखिए ये वृषण 2 होते हैं, पुरुषों में 2 वृषण पाए जाते हैं जो वृषण कोषों के अंदर बंद रहते हैं। और ये जो वृषण कोष होते हैं थैलीनुमा संरचना होती है, इसी के अंदर वृषण बंद रहते हैं। आपको बता दें जो वृषण है ये उदर गुहा में होते हैं और थैलीनुमा रचना में बंद रहते हैं। लगभग इनकी अगर लंबाई चौड़ाई मोटाई देखी जाए तो 5 सेंटीमीटर लंबे लगभग में होते हैं और लगभग में 2.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे, ये लगभग में है।
और ये जो वृषण है इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं या शुक्राणुओं का निर्माण इसी में होता है। और इन्हीं वृषण से नर हार्मोन भी स्रावित होता है। नर हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन्हीं वृषण से स्रावित होता है। ये हेडिंग डालकर लिखेंगे वृषण, और फिर हेडिंग डालेंगे आदिवृषण या एपिडिडाइमिस। आदिवृषण को एपिडिडाइमिस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो आदिवृषण हैं ये लगभग में 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 6 सेंटीमीटर, और पतले होते हैं, पतले, अत्यधिक कुंडलित होते हैं, बहुत ज्यादा कुंडलित हो जाते हैं। उसी पर टेढ़े मेढ़े ऐसे 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 करके जो वृषण होता है उसी के ऊपर चिपके रहते हैं, अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाते हैं। और वृषण के आगे, पीछे, भीतरी भागों से चिपके रहते हैं ये। और शुक्राणु जब यहाँ वृषण में बनते हैं तो इसी आदिवृषण में आ जाते हैं और यहीं पर इनका परिपक्वन होता है, परिपक्व होते हैं, या कह लीजिए कि मेच्योर होते हैं, या कह लीजिए कि बड़े होते हैं। आदिवृषण में ही मेच्योर होते हैं और लगभग में 1 महीने तक रहते हैं। लगभग में 1 महीने तक आदिवृषण या एपिडिडाइमिस में स्पर्म रहते हैं या शुक्राणु रहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके अपने आप विघटित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे आदिवृषण के बाद में शुक्रवाहिनी। ये जो आप देख रहे हैं शुक्रवाहिनी भी इसमें 2 होती हैं। शुक्रवाहिनी या फिर वास्ट डिफरेंस इनको कहा जाता है। तो ये भी 2 होती हैं और लगभग में 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। लगभग में इनकी लंबाई क्या है? तो 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और ये मूत्राशय के ऊपर, ये देखिए जो वक्षण नाल होती है, यहां से घुमावदार छल्ला बनाकर इस तरह से निकली हुई होती हैं और शुक्राशय से जुड़ी हुई होती हैं। इधर से निकली हैं और इधर शुक्राशय से देखिए जुड़ी हुई होती हैं। और फिर ये दोनों आपस में जुड़ करके इधर देखिए मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती हैं, यानी मूत्र मार्ग में जाकर के खुल जाती हैं। फिर डालेंगे हेडिंग शुक्राशय। तो ये जो शुक्राशय होते हैं ये थैलीनुमा रचनाएं होती हैं और 2 शुक्राशय होते हैं। थैलीनुमा रचनाएं हैं, 2 शुक्राशय होते हैं और इनकी भित्तियां जो होती हैं ग्रंथिल होती हैं। जो शुक्राशय हैं इनकी भित्तियां कैसी होती हैं? ग्रंथिल होती हैं और इनसे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। शुक्राशय से एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य में मिल जाता है और वीर्य में मिल करके वीर्य का भाग बनाता है, या कह लीजिए कि वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है और स्खलन नलिका के माध्यम से ये बाहर की ओर खुलते हैं। इसके बाद में शुक्राशय के बाद में डालेंगे शिश्न, और शिश्न में लिखेंगे कि ये बेलनाकार मैथुनांग होता है। बेलनाकार मैथुन अंग होता है और इसी के बीच से होकर देखिए मूत्र मार्ग जाता है, विशेष बीच। और ये जो मूत्र मार्ग है शिश्न के आगे वाले छोर पर सबसे ऊपरी सिरे पर शीर्ष पर छिद्र के द्वारा खुलता है और इस छिद्र को मूत्रोजनन छिद्र कहा जाता है। मूत्रोजनन छिद्र इसलिए क्योंकि मूत्र भी इसी के माध्यम से निकलता है और जननिक पदार्थ भी इसी के माध्यम से निकलता है। और शिश्न एक पेशीय रचना होती है, पेशियों से बनी होती है और इसमें देखिए ये जो कोटर आप देख रहे हैं रुधिर के कोटर होते हैं, इसमें रुधिर भरा रहता है, जो रुधिर धमनियों में रहता है और बाद में रुधिर इसी में आकर के भर जाता है, जिससे ये इरेक्ट हो जाता है। इस तरह से शिश्न में लिखेंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक अम्लीय द्रव निकलता है, अम्लीय द्रव निकलता है और ये जो अम्लीय द्रव प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है। और इसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि जो ये आप देख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, इनसे निकला स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है और इसी के ठीक पीछे की ओर, इसी के ठीक पीछे की ओर काउपर्स ग्रंथियां होती हैं। वो काउपर्स ग्रंथियां क्या करती हैं कि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं, क्षारीय द्रव, और यह क्षारीय द्रव मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है, क्षारीय द्रव। इस तरह से लिख देंगे और इसके बाद में चलिए आपको समझाते हैं कि परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे। अब आपने समझ लिया है, अब इसको परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा आपको बताते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा जाता है मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब उत्तर लिखेंगे मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं। पहला अंडाशय या ओवरी, फिर अंडवाहिनी या ओविडक्ट, गर्भाशय या यूट्रस,
योनि या वेजिना और सहायक जनन ग्रंथियां या सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स। तो देखिए ये है अंडाशय, 2 अंडाशय होते हैं और यहाँ पर दोनों अंडवाहिनी आपको दिख रही हैं, ये गर्भाशय और ये योनि है। फिर पहली हेडिंग डालेंगे अंडाशय और लिखेंगे स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और उदर गुहा जो होती है उसमें गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम की आकृति का होता है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, इन्हीं में अंडे बनते हैं। साथ ही मादा हार्मोन का स्रावण भी इसी में होता है। और कौन से हार्मोन थे? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण भी इसी में होता है। तो अंडवाहिनी में क्या लिखेंगे? प्रत्येक अंडाशय से लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली निकलती है जिसे अंडवाहिनी कहा जाता है। प्रत्येक अंडाशय से लगभग में 12 सेंटीमीटर लंबी जो नलिका होती है उसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अंडवाहिनी अंडाशय की तरफ चौड़ी होती है। इस चौड़े भाग को एम्पुला कहा जाता है। मैंने भी आपको समझाया भी था, जो चौड़ा वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। इसका अंडाशय की तरफ वाला भाग झालरदार रचना बनाता है जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। जो झालरदार रचना होती है उसे फिम्बरी कहा जाता है। जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो इन्हीं झालरदार जैसी फिम्बरी द्वारा पकड़कर अंडवाहिनी के अंदर कर दिया जाता है और अंडे का निषेचन इसी अंडवाहिनी में होता है। पूछा जाए निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। फिर अगले लेंगे गर्भाशय या यूट्रस। लिखेंगे गर्भाशय नाशपाती की आकृति की एक पेशीय रचना है जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश में स्थित होती है। स्त्री के पैल्विक रीजन में स्थित होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी गर्भाशय जो होता है लगभग में 8 सेंटीमीटर लंबा, लगभग में 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका ऊपरी सिरा चौड़ा होता है और निचला सिरा सकरा होता है। जो ऊपर का भाग है वो चौड़ा और नीचे का भाग सकरा होता है। सकरे सिरे को सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है। जो सकरा सिरा उसे सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा का सिरा योनि में खुलता है और गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। यानी जो निषेचित अंडा होता है उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और यहीं पर भ्रूण तथा भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे योनि या वेजिना और लिखेंगे यह स्त्री का मैथुन कक्ष है। यह पेशी युक्त भित्ति वाली 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबी तक थैलीनुमा रचना होती है और यह एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। योनि की दीवार में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु भी पाए जाते हैं। यहीं से नर अपने शिश्न द्वारा शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाता है। रजोधर्म स्राव भी इसी के द्वारा बाहर निकलता है। प्रसव के समय शिशु भी इसी के द्वारा बाहर आता है। फिर हेडिंग डालेंगे सहायक ग्रंथियां। तो स्त्री जनन तंत्र में मुख्य रूप से 2 सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली बर्थोलिन ग्रंथियां, दूसरी पेरिनियल ग्रंथियां। बर्थोलिन में क्या लिखेंगे? योनि मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। इनसे निकलने वाला स्राव मैथुन के समय योनि में चिकनाहट प्रदान करता है। और फिर लिखेंगे पेरिनियल ग्रंथियां। स्त्री में एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इनसे निकलने वाले स्राव में एक विशेष गंध होती है जो लैंगिक उत्तेजना को बढ़ाती है। इस तरह से ये स्त्री जनन तंत्र हो जाएगा। अब पुरुष जनन तंत्र को समझा देते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। या पूछ लिया केवल कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव में नर तथा मादा जनन तंत्र अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। हमने अभी पहले बताया भी था, जिसमें नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं: वृषण या टेस्टिस, आदिवृषण या एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी या वाइस डिफरेंस, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स, शिश्न या पेनिस और सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स। इस तरह से एक चित्र आपको बनाना होगा। अगर आप लोग चित्र बनाना नहीं जानते हैं तो मैंने अपने चैनल में बनाना बताया हुआ है, चैनल से जाकर के देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे तुरंत। अब पहली हेडिंग डालेंगे वृषण और लिखेंगे, वृषण में लिखेंगे पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास होते हैं जो एक थैलीनुमा रचना में बंद रहते हैं। इस थैलीनुमा रचना को वृषण कोश या अंडकोश कहा जाता है, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा,
2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। अभी आपको समझाया भी था। प्रत्येक वृषण के अंदर ढीले संयोजी ऊतक की बनी अनेक अत्यंत महीन तथा कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी वृषण में शुक्राणु इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं के द्वारा बनते हैं। फिर अगले हिट डालेंगे आदिवृषण या एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस या आदिवृषण लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, पतली, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अत्यधिक कुंडलित होती है। यह वृषण के अगले, पिछले तथा भीतरी भाग को ढके रहती है। शुक्राणु विभिन्न नलिकाओं से होते हुए आदिवृषण में आते हैं। आदिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी शुक्राणु आदिवृषण में ही मैच्योर होते हैं। कहने का मतलब है ये गतिशील होकर अंडाणु का निषेचन करने योग्य हो जाते हैं। यहीं पर शुक्राणु लगभग 1 महीने तक रहते हैं और इसके बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे शुक्रवाहिनियां। तो ये संख्या में 2 होती हैं। प्रत्येक आदिवृषण के अंतिम छोर से एक मोटी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है या नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है। यह पहले वक्षण नाल से होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा बनाती है, जो बाद में नीचे मुड़कर पास के शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ती है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे शुक्राशय। प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, मूत्राशय के पीछे थैलीनुमा रचना होती है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, जिससे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। फिर अगले डालेंगे शिश्न। यह बेलनाकार मैथुन अंग है, जो शिश्न के बीच से होकर मूत्र मार्ग से गुजरता है। इसी मार्ग से जननिक पदार्थ भी निकलता है, इसलिए इसे मूत्रोजनन छिद्र भी कहा जाता है। शिश्न की रचना पेशीय और उधर कोटरों से बनी होती है। शिश्न में 3 भाग होते हैं, शिश्न मूल, शिश्नकाय और शिश्न मुंड। अब बची हुई है सहायक जनन ग्रंथियां या सहायक ग्रंथियां। तो लिखेंगे पुरुषों में मुख्य रूप से 2 सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, प्रोस्टेट और काउपर्स। प्रोस्टेट ग्रंथि शिश्न के आधार भाग पर पाई जाती है। इनसे एक अम्लीय द्रव निकलता है या अम्लीय स्राव निकलता है, जो सीमेन का 25 से 30% भाग बनाता है। यह शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। और काउपर्स ग्रंथ से एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथियों के ठीक पीछे स्थित होती हैं। इनसे एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 से नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को ठीक से समझाया। आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।